नमस्कार। एक खूबसूरत मौसम के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के बिहार बिहान के सफ़र की। और आज का सफ़र आपकी अपनी होस्ट निहारिका के साथ। सबसे पहले तो आज के सफ़र की, इस बिहार बिहान के सफ़र की स्वागत करने के साथ ही आपको ये बताऊं कि आज का जो हमारा ये सफ़र है बिहार बिहान का, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप कहेंगे भला ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम सफ़र की बात करते हैं ना, तो रेलवे का सफ़र बहुत याद आता है। जब हम रेल से सफ़र करते हैं, रेल से यात्रा करते हैं, तो जो पटरियां हैं उस पर दौड़ती हुई रेल, उसके डब्बे में जब हम बैठते हैं और अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं, जो जो सह यात्री होते हैं उनके साथ एक पारिवारिक माहौल सा बन जाता है। साथ में बैठना और मूंगफली के दाने आपस में बाँट कर खाना, जो खिड़की है उससे बाहर जो दौड़ते हुए दृश्य है उसको देखते रहना, कभी गाने गुनगुनाना और ऐसे ही अपने मुकाम तक पहुंच जाना। पर सवाल ये उठता है कि बहुत अच्छा हो अगर हमारा ये सफ़र सुरक्षित हो। हमें जो ये सफ़र प्रदान करती है रेलवे, उसकी जो संपत्ति है वो सुरक्षित हो, और उसके लिए प्रयास करती है, उसके लिए कार्य करती है रेलवे सुरक्षा बल। आज हम मनाते हैं 20 सितंबर को रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना दिवस। तो आज हम इसी विषय पर बहुत विस्तार से बातें करने वाले हैं। और मैंने कहा कि बहुत ऐसी जानकारी जो आपके आने वाले सफ़र को बहुत ही सुरक्षित बना सकती है, ऐसी जानकारियाँ आज के कार्यक्रम में हम आपको देने वाले हैं। पर अभी फ़िलहाल जो बात करूँगी वो मैं करूँगी जीवन के सफ़र की। जीवन का हमारा जो ये सफ़र है वो सुरक्षित हो जाता है, सरल हो जाता है अगर हम महापुरुषों के कथन पर अमल करते हैं। इसीलिए जो हमारा पहला पड़ाव है वो है अनमोल वचन। यहाँ से करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। आज हमने जो कथन लिया है वो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। आइए नज़र डालते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। चलिए सबसे पहले स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान का। हमारे साथ हैं श्री प्रकाश कुमार पांडा जी। नमस्कार सर निहारिका नमस्कार, जी। स्वागत नमस्कार, आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। दर्शकों थोड़ी जानकारी भी देते चलूँ आपको कि जो हमारे आज के मेहमान हैं उन्होंने 2010 में यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और इसके साथ आपने IRPFS सर्विस को ज्वाइन किया था। और वर्तमान में जैसा कि मैंने आपको बताया, आप वरीय कमांडेंट हैं रेलवे सुरक्षा बल दानापुर में। सर आज जो ये विशेष दिन हम मना रहे हैं, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं दूंगी। धन्यवाद। आज का ये दिन विशेष है, खासकर आपकी सेवा के लिए और भी मायने रखता है, और हम सब के लिए भी विशेष है क्योंकि हम सभी रेलवे से सफ़र करते हैं और जो रेलवे की संपत्ति है वो हम सभी के लिए उतनी ही उपयोगी है, और उसकी सुरक्षा करने का काम आपका ये सेवा बल करता है। शुरुआत में थोड़ी जानकारी चाहूँगी आज के दिन से जुड़ी हुई, क्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, और साथ ही ये जो RPF है यानी रेलवे सुरक्षा बल है, इसका इतिहास क्या है, संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर जानकारी दें। जी, रेल सुरक्षा बल की जैसे कि जब से रेल की शुरुआत हुई है तभी से रेल में ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले सामानों की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। जी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से ही हम्म। प्राइवेट पुलिसिंग की व्यवस्था की गई ताकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सुरक्षित तरीके से हो सके। जी। लेकिन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो हायर्ड किए गए जो प्राइवेट पुलिस पर्सनल थे वो उस तरह से सुरक्षा सामानों को नहीं दे पा रहे थे। इसके बाद फिर ये भी देखा गया कि रेल का जो जर्नी होता है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है और पुलिस का जो क्षेत्र होता है वो एक स्टेट तक ही सीमित रहता है। तो इसके बाद एक अलग से एक स्पेसिफिक फोर्स की आवश्यकता महसूस की गई। इसी को देखते हुए 1957 में RPF एक्ट के तहत रेल सुरक्षा बल बनाया गया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 1985 में जब और सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की जाने लगी तब 1985 में इसे एक सशस्त्र बल का जो है वो नामकरण किया गया और तब से 1985 से ही दूसरे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तरह जैसे कि BSF है, CRPF है, CISF है, जी। RPF भी एक आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन हो गई। बिल्कुल सर। 2003 में इसके साथ ही हमें पैसेंजर तथा पैसेंजर एरिया के की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दी गई। जी जी। और उसके बाद फिर 2019 में NDPS एक्ट के तहत जो नारकोटिक्स के सामान
और इलीगल सामान जो भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमें दी गई। तो इस तरह से आप देखेंगे एक जर्नी अगर देखें तो रेल सुरक्षा बल शुरुआत में तो केवल रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए जवाबदार थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की गई तो पैसेंजर एवं पैसेंजर एरिया और एक पूरी तरह से रेल की सुरक्षा के लिए आरपीएफ जवाबदार हुई। तो हमारा जो कार्यक्षेत्र है धीरे धीरे रेल संपत्ति से पैसेंजर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सर जी। तो मैं देख सकती हूँ कि जिस तरीके से रेलवे के साथ कई सारी बातें जुड़ी हुई है, अगर हम स्टेशन की बात कर लें, अगर हम डब्बों की बात कर लें, अगर जो रेल से जुड़ी हुई जो क्रॉसिंग है उस पर अगर कोई उल्लंघन कर रहा है, ये सारी जिम्मेदारी आपके तहत आती है। मैं थोड़ी आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहूँगी। आपने इस सेवा को ज्वाइन किया, कैसे शुरुआत की और किन किन पदों पर कार्य किया, वो बताएं हमें शुरुआत में, फिर हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। जी, मेरी पढ़ाई तो छत्तीसगढ़ से हुई थी। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीई किया और बीई करने के बाद सिविल सर्विसेज की चाहत थी और साथ ही हमारे फैमिली में मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर सभी पुलिस में थे। तो एक वो था कि सिविल सेवा के माध्यम से किसी तरह से मुझे भी समाज में अपना योगदान देना चाहिए। तो इसी बीच एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ाने भी लगा था, लेकिन वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया और सोसाइटी को जो इम्पेक्ट हम कर सकते हैं सिविल सेवा के माध्यम से वो चीज़ उसमें नहीं आ रहा था। तो इस वजह से फिर दिल्ली जाके वापस सिविल सेवा की तैयारी की गई और इसी दौरान 2010 में सिलेक्शन हुआ जिसमें मुझे IRPFS इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस मिला। मेरी सबसे पहली पोस्टिंग जो थी वो गाज़ियाबाद में थी, नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में। इसके बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे में हुबली और मैसूर 2 जगह मैंने काम किया। वहाँ से फिर मैं रेलवे बोर्ड में मुझे कार्य का अनुभव मिला और फिर उसके बाद आगरा में NCR के अंदर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंदर आगरा में मैंने 2.5 वर्ष कार्य किया और वहाँ से ये मेरी छठी पोस्टिंग है दानापुर में। जी, तो फिलहाल आप दानापुर में हमारे बिहार में पदस्थापित हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से जो हमारी रेलवे है उसकी संपत्तियों की भी रक्षा और जो भी दायित्व आपके ऊपर दिया गया है उस पर आप कार्य कर रहे हैं। एक जो पहला सवाल मेरे मन में आ रहा है वो आपसे ये जानना, क्योंकि जब भी कोई यात्री सफ़र करता है, मैंने शुरुआत में अपने दर्शकों से कहा, हम चाहते हैं कि जो हमारा सफ़र हो वो बेहद सुरक्षित हो, आराम से हो और हम अपनी मंजिल तक पहुँचे, अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे। पर कभी कभी कुछ चोरी की घटना हो गई या किसी सहयात्री ने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या यहाँ कोई रोल है आरपीएफ का? जी, इसमें आरपीएफ बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है और हम दानापुर की ही बात करें तो हम रोज़ाना लगभग 70 से 80 ट्रेनों की ट्रेन स्कॉटिंग करा रहे हैं। ट्रेन स्कॉटिंग में हमारे आरपीएफ के 5 बल सदस्य रहते हैं जो लगातार ट्रेन की जर्नी में एक कोचेस से दूसरे कोचेस में जाके यात्रियों के बीच उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। जी। तो ट्रेन स्कॉटिंग के माध्यम से हम यात्रियों को, पैसेंजरों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनके सामानों की सुरक्षा करते हैं। इसके साथ ही हमारे बहुत सारे स्टेशनों में CCTV कवरेज है, तो उसमें भी यदि कोई इस तरह के व्यक्ति, असामाजिक तत्व अगर किसी सामान की चोरी करते हैं तो उस तरह से हम उस केसेस को डिटेक्ट करते हैं। 2022 में अभी तक अगस्त तक हमने 191 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। अच्छा। और चूंकि ये एक आपको पता ही है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो पैसेंजरों के सामानों की चोरी करते हैं या पैसेंजरों के साथ कोई हीनियस क्राइम करते हैं जैसे कि लूट, डकैती, अगर ऐसी घटना हो जाती है तो ये चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट होता है तो हम इन्हें अरेस्ट करने के बाद, इन्हें पकड़ने के बाद हम इन्हें GRP को हैंड ओवर करते हैं। अच्छा। या सिविल पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। तो ये एक जॉइंट एफर्ट रहता है जब भी इस तरह की घटना होती है जिसमें आरपीएफ, पुलिस और GRP ये मिल के कार्य करते हैं। जी जी। एक सीधा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, अगर किसी के साथ ऐसी समस्या आ जाती है तो वो यात्री क्या करे, क्या स्टेप ले? जी, तो सबसे पहले तो इसके लिए 139 जो हमारा टोल फ्री नंबर है वो सभी स्टेशनों में हम लगातार उसे अवेयर करते हैं, उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं 139 के बारे में। तो जैसे ही यदि इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो वो व्यक्ति रेल मदद या 139 में हमारे पास कंप्लेंट दर्ज कराता है। अच्छा। इसके साथ ही ट्रेन स्पॉट पार्टी जो होती है उनके पास FIR फॉर्म रहते हैं, वो अपनी जर्नी को बाधित किए बिना उस FIR फॉर्म को भर के आरपीएफ के स्टाफ को वहीं पे हैंडओवर कर सकते हैं और आरपीएफ, ताकि उनका डेस्टिनेशन, उनकी जर्नी ब्रेक ना हो और वो अपने डेस्टिनेशन में जाके FIR से संबंधित बाकी कार्रवाई कर सकें।
जब वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं तो हम उन्हें अपने साथ असिस्ट करते हुए जीआरपी के थाने में ले जाते हैं और वहाँ पे उनका केस दर्ज करवाते हैं। वहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है, जीआरपी अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है और हम भी हमारे जितने स्टेशनों में सीसीटीवी फुटेजेस जो रहते हैं उनके माध्यम से हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ जो अपराध घटित हुआ है वो किसने किया है। तो इस तरह से हम उन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी जर्नी में कोई उन्हें परेशानी ना हो और वो अपने डेस्टिनेशन में सही तरीके से पहुंच जाएं और उनके सामान को उनको सुरक्षित तरीके से वापस किया जा सके। पर अमूमन हम देखते हैं कि जब भी कोई उग्र भीड़ होती है तो उसका जो निशाना होता है वो रेलवे की संपत्तियां होती हैं, कभी पटरियां तोड़ देना तो कभी डब्बे में आग लगा देना, तो इस तरह से काफ़ी नुकसान होता है। हम समझते हैं शायद ये हमारी ही चीज़ें हैं, पर कहीं ना कहीं क्रोधवश या किसी के उकसावे में आकर के हम ये कार्य करते हैं। उग्र भीड़ ज़्यादातर देखने को मिलता है। क्या दंड का प्रावधान है और कैसे इस पर रोकथाम करते हैं? जी, इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग टाइम टू टाइम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। जी। लोगों को ये बताते हैं कि इस तरह की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें क्योंकि इससे उनको ये एक तरह का अपराध है। वो रेल की जो जर्नी है उसको बाधित कर रहे हैं, ट्रेनों को, रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और साथ ही जो पीछे पैसेंजर जो जर्नी कर रहे हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा समय और उनके पैसे का लॉस होता है और रेल की एक ख़राब छवि इससे बनती है। तो सभी पैसेंजरों से और सभी लोगों से, ऐसे एजिटेटर से ये बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से गांव-गांव में जाके आरपीएफ ये उन्हें बताती है कि ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनके खिलाफ हम नेसेसरी जो भी हमारे पास कानूनी प्रावधान है, जैसे रेलवे एक्ट के सेक्शन 153 और 174 के तहत कड़ी सज़ा का प्रावधान है, तो उसमें हम कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट करते हैं। इसके साथ ही रेलवे एक्ट में सेक्शन 150 टू 152 है जिसमें जीआरपी भी उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो जैसे कि ट्रेन पे पत्थर फेंकना, स्टोन पेल्टिंग एक गंभीर अपराध है जिससे कई लोगों को चोट भी पहुंचती है और रेलवे के भी शीशे, दरवाजे ये सब टूटते हैं। तो उसमें हम सेक्शन 153 का प्रयोग करते हैं जिसमें सज़ा का प्रावधान है और 174 की रेल की परिचालन को बाधा पहुंचाना, ट्रैक सर्किट से छेड़छाड़ करना, ट्रैक पे बैठ जाना और रेल परिचालन को बाधा पहुंचाना। तो इस तरह से तो हमने 2022 में ऐसे 64 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। अच्छा। इस तरह के जो इस तरह की गतिविधियों में संलग्न थे। जी। और इसके साथ ही जो अभी जो हाल में जो कुछ एजिटेशंस हुए हैं उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी लगभग आप देखेंगे कि जो अग्निपथ वाला जो था तो उसमें 350 से ज़्यादा लोगों को उसमें गिरफ्तारी की गई थी। जी जी। तो पुलिस के सहयोग से, जीआरपी के सहयोग से और आरपीएफ के द्वारा। तो जैसे कि आपने बताया कि इस तरह की जो हरकत अगर हम करते हैं तो दंड का बाकायदा प्रावधान है और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि ये समझने की ज़रूरत है जो रेलवे है हमारी संपत्ति है, हम सबके लिए कार्य करती है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि हम खुद इस बात को समझें कि हम अपने ही घर में अगर नुकसान कर रहे हैं तो हमारा अपना नुकसान है। तो बड़ी बात तो ये है। इसी से जुड़ी हुई एक और जो ज़्यादातर देखने को मिलती है एक और बात वो है रेलवे क्रॉसिंग को पार करना। क्योंकि जब रेलवे क्रॉसिंग बंद होती है तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बंद में भी पास कर रहे हैं और उसके कारण कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। जी। तो इसके लिए क्या विशेष प्रावधान आप करते हैं और रोकने की कैसे कोशिश करते हैं? इसे रोकने के लिए हमारे पास रेलवे एक्ट में सेक्शन 160 होता है जो कि अगर लेवल क्रॉसिंग आपका बंद है, क्योंकि बंद है इसका मतलब कि ट्रेन का परिचालन अभी हो रहा है और उस दौरान यदि कोई अपनी बाइक क्रॉस कराता है या फिर कोई सोचता है कि हम जल्दी से अपनी कार या बाइक या साइकिल निकाल लेंगे तो इसमें बहुत गंभीर जो दुर्घटनाएं होने के चांसेस रहते हैं और इसमें लोगों की जानें भी जाती हैं। खास करके यहाँ पे बिहार में जो दानापुर डिवीज़न है वहाँ देखने में आ रहा है कि बहुत सारे अनऑथराइज क्रॉसिंग ऐसे बने हुए हैं और उन अनऑथराइज क्रॉसिंग से लोग क्रॉस करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, जबकि वहीं पे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के रेंज में ही दूसरे जो रोड होते हैं जिनके माध्यम से जाया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति अपने समय को बचाने के लिए और जल्दबाजी में इस तरह की गलतियाँ करता है और इसका खामियाजा उसे स्वयं भी भुगतना पड़ सकता है। ये इस चीज़ के लिए हम लोग टाइम टू टाइम लेवल क्रॉसिंग गेट्स में अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं। अच्छा सर। और जो नहीं मानता है फिर उसे स्पेशल ड्राइव करके उसे गिरफ्तार भी करते हैं। जी जी। यानी जो रेलवे सुरक्षा बल है वो इस पर भी अलर्ट रहती है, ये देखने की कोशिश करती है कि अगर किसी ने इस तरीके की गतिविधि की है या रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद
पार करने की कोशिश की है तो उसे दंड देने का भी प्रावधान है। बिल्कुल। और ज़रूरी है इस बात को समझना कि इसमें हम अपना नुकसान कर रहे हैं और जान माल की क्षति भी काफ़ी हो जाती है। बिल्कुल। और अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ रेलवे की यात्रा के का जिक्र करते चलूँ तो चेन पुलिंग भी काफ़ी देखने को मिलता जी, है। जी। मैं उन सारी बातों का जिक्र करना चाह रही हूँ जो अमूमन हमारे लिए भी समस्याएं लेकर आती हैं और रेलवे सुरक्षा बल के लिए भी समस्या खड़ी करती है। जी। चेन पुलिंग क्या ये एक अपराध है, और अगर है तो क्या इसके लिए दंड का प्रावधान क्या है और रोकथाम आप कैसे करते हैं? जी, बिना कारण के चैन पुलिंग एक अपराध है और ये प्रायः देखने में आता है कि चूँकि यहाँ पे दानापुर डिवीज़न में सबसे प्रमुख माध्यम जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो रेल ही है। तो लोगों की कई बार टेंडेंसी ऐसी हो जाती है कि वो अपने घर के सामने ही चैन पुलिंग करके वो उतरने की सोचते हैं, जो कि गलत है। हाँ। क्योंकि स्टॉपेज बनाए गए हैं, स्टेशंस बनाए गए हैं, तो हमें उस तरह से अनुशासित रहना चाहिए कि हम उसका समय पालन का पालन करें पूरी तरह से, बिल्कुल। तो इसीलिए हमने ऑपरेशन समय पालन चलाया हुआ है और यदि कोई भी व्यक्ति बिना कारण के यदि चैन खींचता है तो हम उसे गिरफ्तार करते हैं। ऐसे लगभग 4000 लोगों को इस वर्ष गिरफ्तार किया गया है अभी तक और 14 लाख रुपए का फाइन करवाया गया है उनको। बड़ी संख्या तो ये एक बड़ी संख्या है और हम इसे किसी तरह से लगातार लोगों को अवेयर करके कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जी। हम ट्रेनों में भी वो साइन बोर्ड लगवाते हैं कि यदि आपने बिना कारण के चैन खींचा तो आपको सज़ा भी हो सकती है, आपको सज़ा भी हो सकती है। क्योंकि इससे आप दूसरे पैसेंजरों को जिन्हें अपने डेस्टिनेशन में जल्दी पहुंचना है तो आप उनके समय को लॉस कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं रेलवे का भी जो कि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उनका काफ़ी इसमें लॉस हो जाता है। ट्रेन बार बार स्टार्ट होती है, बार बार चलती है, फिर चलती है, फिर रोक दिया जाता है। तो इसमें उनको पैसेंजरों को बार बार अवेयर करने की आवश्यकता है, जो हम लोग कर रहे हैं लगातार। जी, जी जी। तो इस तरह भी आपकी कोशिश जारी है। आप अवेयरनेस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं हर बिंदु पर, जैसे कि आपकी बातों से मुझे पता चल रहा है हर बिंदु पर आप उन्हें जागरूक करने की कोशिश बिल्कुल। हम अवेयरनेस प्रोग्राम हम कई तरह से चलाते हैं। एक तो हम गाँवों में जाके उनको हम समझाते हैं कि हमारी टीम जाती है 5 लोगों की, 10 लोगों की, वहाँ पे उन्हें समझाया जाता है लाउड स्पीकर और बाकी माध्यमों से, उनके पार्षद विधायक सभी को बुला के समझाया जाता है। लेवल क्रॉसिंग गेट्स आप क्रॉस ना करें, अलार्म चेन पुलिंग आप ना करें, ट्रेनों में किसी तरह के अपराध ना करें। तो इस तरह से उनको समझाया जाता है। इसके अलावा हमारे जो जितने रेलवे स्टेशन हैं तो वहाँ पे RDN रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क, जिसके माध्यम से वहाँ जितने स्क्रीन बने हुए हैं उन स्क्रीन में हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। आप देखे होंगे कि रेलवे स्टेशन में लगातार इस संबंध में लोगों को जागरूक किया जाता है, छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या फिर कुछ ऐसा हम कुछ छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, ऐड बनाते हैं, ताकि लोग इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहें और अलार्म चेन पुलिंग, लेवल क्रॉसिंग गेट क्रॉस ना करना या किसी तरह से ट्रेनों में अपराध या महिलाओं के साथ कोई अपराध, इस तरह की चीज़ों को वो ना करें। आपने महिलाओं के साथ अपराध का जिक्र किया तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या कोई विशेष प्रावधान है महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल के पास? जी, रेलवे सुरक्षा बल में हम लोगों ने एक माई सहेली अभी ऑपरेशन कर रखा है, ऑपरेशन माई सहेली, और इसमें एक माई सहेली ऐप हमने बना रखा है। इस माई सहेली ऐप के माध्यम से रेल सुरक्षा बल के डेडिकेटेड टीम, जिसमें ज़्यादातर महिला कांस्टेबल या महिला सब इंस्पेक्टर्स या इंस्पेक्टर्स रहते हैं। जैसे दानापुर डिवीज़न में हमारे पास 4 जगह, दानापुर स्टेशन, पाटलिपुत्र स्टेशन, पटना स्टेशन और राजेंद्र नगर स्टेशन, तो ये 4 जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है, इस पे हमने अपनी माई सहेली टीम बना रखी है। इसमें हमारे पास कमर्शियल डिपार्टमेंट से हम डेटा फैच करते हैं और रेलवे बोर्ड के माध्यम से हमें वो डेटा प्राप्त होता है और हमारी जो माई सहेली की टीम है उनके मोबाइल नंबर पे, उनके कंप्यूटर पे ऐसी महिलाओं का डिटेल आता है जो अकेले जर्नी कर रही हैं, सिंगल महिला पैसेंजर, सिंगल विमेन पैसेंजर। तो हमारी जो माई सहेली की टीम रहती है, ये उनका दायित्व, उनका कर्तव्य रहता है कि वो जाते हैं ट्रेन के अंदर, कोचेस के अंदर जाते हैं और ऐसी जो सिंगल विमेन पैसेंजर हैं उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि RPF आपके साथ है। बहुत अच्छी पहल। और ना केवल स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है ट्रेन वहाँ पे, बल्कि हम यही डेटा फिर आगे आने वाले डिविजन्स को, आगे आने वाले जोन्स को ट्रांसफ़र करते हैं, ताकि उनके पूरी जर्नी में अगर उन्हें कहीं भी किसी तरह की महिलाओं को कोई समस्या हो या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें RPF की हेल्प की आवश्यकता है या पुलिस के हेल्प की आवश्यकता है, तो वो इमीडिएटली हमारी टीम को बता सकती है।
तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि हमारे पास रेल मदद की कंप्लेन है, 139 टोल फ्री नंबर है। तो अगर उन्हें जर्नी में, जैसे हमारी महिला माई सहेली टीम ने यहाँ उन्हें अटेंड किया और आगे ट्रेन की जर्नी के दौरान अगर उन्हें किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है, 139 पे वो इमीडिएटली कॉल करते हैं। 139 में हमने अपने पोस्टों को जियो फेंसिंग के माध्यम से हर पोस्ट को टैग कर रखा है। तो जब वो 139 पे कॉल करते हैं तो जो भी नियर बाई आरपीएफ का पोस्ट रहता है, वहाँ के जो हमारे इंस्पेक्टर रहते हैं और जो स्टाफ रहते हैं, उनके पास या कंट्रोल रूम में उनके पास ये तुरंत सूचना चली जाती है कि एक हेल्प मांगा जा रहा है। और वहाँ से जो नियर बाई स्टेशन है, उस स्टेशन से आरपीएफ स्टाफ आ जाता है और उस महिला पैसेंजर को अटेंड किया जाता है। तो इसको थोड़ा अभी हम लोग और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये डेवलप हो जाएगा, मुझे लगता है कि हम महिलाओं की सुरक्षा को और बढ़ावा दे सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी ये जानकारी और बहुत अच्छा प्रयास। आपने कहा कि आपने माई सहेली ऐप का रेलवे सुरक्षा बल ने विकास किया है और इसके माध्यम से जो अकेली महिलाएं जर्नी कर रही हैं, एक सुरक्षित माहौल का अनुभव कर सकती हैं और अपनी यात्रा को सुरक्षित भी रख सकती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी आपसे ज़रूर जानकारी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में एक चीज़ और बताऊंगा। हाँ, ज़रूर बताएं। हम लोग इसके लिए ये भी देखने में आता है कि ट्रेनों में जो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड कोच रहता है, हर ट्रेन में महिला के लिए एक रिजर्व्ड कोच रहता है। उन कोचेस में बहुत सारे पुरुष पैसेंजर भी चढ़ जाते हैं और उसकी वजह से महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास रेलवे एक्ट में 162 का सेक्शन है और इसके तहत दानापुर डिवीज़न में अभी लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी साल हमने लगभग ऐसे 4000 लोगों को अरेस्ट किया है और उनसे 14 लाख रुपए का फ़ाइन लिया है। तो ये चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो कि बिल्कुल, क्योंकि जो रिजर्व्ड कोचेज़ हैं महिलाओं के लिए, अगर उसमें पुरुष जर्नी करते हैं तो कई तरह की समस्याएं होती हैं महिलाओं को। उसको देखते हुए ये ड्राइव लगातार किया जा रहा है। और मैं देख रही हूँ कि काफ़ी बड़ी संख्या में आपने इसमें सफलता भी हासिल की है, क्योंकि अगर कोई रिजर्व्ड जो बॉगी है उसमें चढ़ता है जो महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर है, तो यकीनन सबसे पहले तो ये सोचना है कि वो बॉगी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, उस पर चढ़ना नहीं है। अगर आप चढ़ते हैं तो बाकायदा ये अपराध है जी। जिस मुद्दे पर मैं और बात करना चाह रही थी आपसे, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी हुई, क्योंकि रेलवे के माध्यम से कई बार महिलाओं के साथ या छोटे बच्चों की तस्करी, फिर कभी कभी जो जीव जंतु हैं उनकी तस्करी, ये सारे कार्य भी जो अपराधी हैं वो करते रहते हैं। कैसे इस पर सजग रहते हैं और किस तरीके से काम करते हैं? जी, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारे जो ऑनरेबल डीजी हैं, डीजी साहब संजय चंदर जी, उनके तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से इसमें एक स्पेशल टीम हर डिवीज़न में बनाई गई है। जो कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की तरह काम करती है। छोटी छोटी टीम है, 4 से 5 स्टाफ उसमें इन्वॉल्व हैं हमारे, और हर स्टेशन में, हर इम्पोर्टेंट स्टेशन में वो अपनी एक यूनिट बना के हैं। और उनका हाल ही में अभी हमने बचपन बचाओ आंदोलन के साथ MOU किया है। तो ऐसे कोई भी ट्रैफिकर की सूचना या तो हमें बचपन बचाओ आंदोलन की तरफ से मिलती है या हमारे जो खुद के इन्फॉर्मर रहते हैं उनकी तरफ से मिलती रहती है। जब भी ऐसी सूचना हमें प्राप्त होती है तो हम उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करते हैं। हमारी जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है, इमीडिएटली रिएक्ट करते हुए वो ट्रेन को अगले आने वाले स्टेशन पे अपने पूरे फोर्स के साथ चेक करती है, और फिर उसमें अगर ऐसा दिखाई देता है कि कोई ट्रैफिकर है जो बच्चों को एक साथ ले जा रहा है, काफ़ी बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो प्रॉपर इंक्वायरी के बाद उनको अरेस्ट किया जाता है और फिर GRP या सिविल पुलिस को उनको हैंडओवर किया जाता है। साल 2022 में ये हम अलग अलग महीने में अलग अलग ड्राइव करते हैं। जैसे किसी महीने में हमने लेवल क्रॉसिंग गेट का ड्राइव किया, किसी महीने में ऑपरेशन समय पालन किया, किसी महीने में हमने ऑपरेशन महिला सुरक्षा किया। उसी तरह से अभी पिछले ही महीने हमने ऑपरेशन आहट, एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया था, और उसमें दानापुर डिवीज़न ने ऐसे 8 केसेस डिटेक्ट किए थे जो बिहार में अलग अलग जगहों से बच्चों की ट्रैफिकिंग करते हैं। तो 8 केसेस में हमने 15 लोगों को अरेस्ट किया था और 47 बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, जिनको यहाँ से दूसरे स्थान पे ले जाके, जैसे कि कुछ बच्चों को गुजरात ले जाया जा रहा था, कुछ बच्चों को दिल्ली ले जाया जा रहा था, कुछ को मुंबई ले जाया जा रहा था, कुछ को चेन्नई, बेंगलोर, ऐसे जगह पे ये ले जाके फोर्स लेबर करवाते हैं उनसे। तो ऐसे लगभग 47 बच्चों को हमने पिछले 1 महीने में ही बचाया है। एक और रेलवे से जुड़ा हुआ पहलू है, जो स्टेशन है, जो हमारा रेलवे का स्टेशन, वहाँ छोटे छोटे बच्चे, कभी कभी वृद्ध भी, ऐसा लगता है जैसे मानो उन्होंने अपना घर बना लिया है, अनाथ हैं जिनके पास कोई सहारा नहीं है।
दोनों सवालों का जवाब आपसे चाहूँगी, एक तो लिकर के ट्रांसपोर्टेशन, इलीगल ट्रांसपोर्टेशन पर, और साथ ही जो ऐसे लोग हैं इनके रखरखाव के लिए आप क्या कोई विशेष कार्य कर रहे हैं? जी, आपने शराब तस्करी के बारे में पूछा। जी। शराब तस्करी बिहार में जैसा कि बैंड है, तो जो आसपास के जितने स्टेट्स हैं, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ से लीकर ट्रांसपोर्टेशन बिहार में होता है। जो इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अलग अलग माध्यम चुनते हैं, उनमें से एक माध्यम रेल भी है। और रेल में वो नए नए तरीके ढूंढते हैं। कभी वो बैग में छुपा के लाने की कोशिश करते हैं, कभी वो टॉयलेट के अंदर स्क्रू खोल के उसके अंदर डाल के, तो उस तरह के नए नए पद्धति अपनाते हैं। हम उन पद्धतियों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जी डिकोड करते हैं उनको, और उनको हम पकड़ते हैं। तो 2022 में इसके खिलाफ लगातार एक्शन करते हुए हमने अभी तक 4000 लीटर जो लीकर है वो सीज किया है, और लगभग 20 लाख का जिसका वैल्यू था। तो इसके खिलाफ लगातार ऑपरेशन सतर्क के तहत ना केवल लीकर बल्कि गांजा और जितने भी अवैध सामान हैं, तो बिल्कुल, तो ऑपरेशन नार्कोस के तहत हम नार्कोटिक्स को भी पकड़ते हैं। अभी लास्ट वीक ही हमने बख्तियारपुर में 40 किलो गांजा लगभग सीज किया है। तो इस पर कार्रवाई लगातार चलती है, और ऐसे लोगों को हम पकड़ के जीआरपी को हैंड ओवर करते हैं। आपने चाइल्ड रेस्क्यू के बारे में पूछा, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम हमारे यहाँ हमने इवॉल्व किया है। जब भी कोई ऐसा बच्चा जो हमें स्टेशन पे दिखाई देता है जिसे स्पेशल केयर या प्रोटेक्शन चाहिए, और जो अपने घर से भाग कर आ गया है, पेरेंट्स से नाराज़ होकर आ गया है, एग्ज़ाम में फ़ेल होकर आ गया है, या बैगिंग कर रहा है, ऐसे बच्चों को जब हम पाते हैं तो हमारा स्टाफ तुरंत एक्शन में आते हुए कुछ स्टेशनों में हमने चाइल्ड हेल्प लाइन बनवाए हैं। अच्छा। और वहाँ पे हमारे एनजीओज़ काम करते हैं, बिहार के जितने एनजीओज़ हैं जो बच्चों की देखरेख करते हैं। हमारा दायित्व रहता है कि हम उनको चाइल्ड हेल्प लाइन को हैंड ओवर करें। चाइल्ड हेल्प लाइन अपने माध्यम से CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, उनको उन बच्चों को हैंड ओवर करती है, और उसके बाद उनके पेरेंट्स को देना है या उनका किस तरह से उनका देखरेख करना है, इसके बारे में विचार करते हुए उनको डिस्पोजल किया जाता है। यानी आपकी नज़र वहाँ भी रहती है कि जो बच्चे हैं किसी भी कारणवश अगर रेलवे स्टेशन पर इधर उधर घूम रहे हैं, तो उन्हें उनका रेस्क्यू करना, उन्हें बचाना और उन्हें सही जगह पर पहुंचाना, इसका कार्य भी आप करते हैं। जी, ऐसे लगभग 300 बच्चों को इस साल रिकवर किया गया है, जिसमें 91 महिलाएं भी थी। अच्छा। तो जो गर्ल चाइल्ड, तो इस तरह से ये कार्रवाई लगातार चलती रहती है। आप मेरे प्रश्नों के जवाब के साथ साथ आप बहुत सारी उपलब्धियां भी बता रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि किस तरह से रेलवे सुरक्षा बल लगातार कार्यरत है। कभी कभी जो रेल के यात्री होते हैं, तो जो बेगर्स होते हैं उनका घुस जाना, या जो इलीगल वेंडर्स होते हैं उनका डब्बे में प्रवेश कर जाना, ये भी काफ़ी समस्याएं पैदा करता है। क्या यहाँ कंट्रोल करते हैं? जी बिल्कुल, कई ऐसे छोटे स्टेशंस रहते हैं। हम बड़े स्टेशनों में तो RPF का डिप्लॉयमेंट रहता है और वहाँ पे हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे स्टेशंस होते हैं जिनमें इस तरह के सामान बेचने वाले, कोई मूंगफली बेचने वाला, कोई लो क्वालिटी की जो वाटर होती है जो रेलवे जिसको ऑथराइज़ नहीं करती है, तो इस तरह के सामानों को भी अनऑथराइज वेंडिंग के माध्यम से बेचने का प्रयास करते हैं। हमने इसके लिए ऑपरेशन दूसरा नाम से एक ऑपरेशन कर रखा है, और इसमें लगातार वेंडर्स को पकड़ने का काम किया जाता है। तो हज़ारों की संख्या में इस साल हमने उनको भी पकड़ा है, और ये कार्रवाई लगातार चलती है, ताकि जहाँ पे भी हमें इस संबंध में सूचना मिलती है, हमारे जो सिस्टर डिपार्टमेंट्स हैं रेलवे के, कमर्शियल डिपार्टमेंट या फिर दूसरे डिपार्टमेंट से जब ये शिकायत मिलती है, या पैसेंजरों से रेल मदद के माध्यम से कंप्लेन मिलता है कि ऐसे लोग जो कि लो क्वालिटी का सामान बेच रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं ट्रेन में, और पैसेंजरों को परेशानी पैदा कर रहे हैं पैसेंजरों में, तो हम उस पर उचित कार्रवाई करते हुए अगले स्टेशन में ही ऐसे लोगों को उतारते हैं, उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई करते हैं। मैं देख रही हूँ आज की बातचीत में आप जो रेलवे सुरक्षा बल है वो हर जगह कार्य कर रही है, जहाँ भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, हर तरफ आपकी सतर्क निगाहें हैं और हर तरफ ये बल कार्य कर रहा है। बहुत सारी जानकारियाँ आज के कार्यक्रम में आपने आज हमारे दर्शकों को दी है। कुछ जानकारी आपके अपने शौक़ के बारे में, आप कार्यरत हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, इसके साथ कुछ हॉबीज़ आपकी, जहां आपको आपके शौक़ कह लीजिए, क्या अच्छा लगता है, ये भी जानना चाहूँगी। निहारिका जी, मैं स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स लवर रहा हूँ। अच्छा और बीइंग अ मेंबर ऑफ द फोर्स, पुलिस का वो जो माहौल था घर पे, तो शुरू से ही घर पे खेलने का एक शौक़ था। तो स्टार्टिंग में हॉकी मैंने काफ़ी खेला, और उसके बाद फिर मेरा रुझान धीरे धीरे क्रिकेट की तरफ हो गया। तो मैं क्रिकेट बहुत शौक़ से देखता हूँ और उसमें अपने आप को रिफ़्रेश करता हूँ, और इसके साथ ही बैडमिंटन में डेली खेलना प्रेफर करता हूँ। तो भले ही ऑफिस में
7:30 में ख़त्म करूं या 8 o'clock फिनिश करूं नाइट में, एक बार जाके ज़रूर आधे घंटे से 1 घंटे स्पोर्ट्स में अपना टाइम देता हूं और इस तरह से अपने आप को रिजुवेनेट या फिर रिफ़्रेश कह लीजिए हाँ, आप, इस तरह से और हमारे जो करते हैं। शौक होते हैं उनके माध्यम से हम इसी तरीके से अपने आप को फिर से नई ऊर्जा से भर लेते हैं बिल्कुल, और जो बिल्कुल। हमारा जो दायित्व है उसके लिए फिर से तैयार हो जाते जी, हैं। जी। अपने दर्शकों के लिए एक और जानकारी आपसे चाहूँगी कि अगर कोई व्यक्ति रेलवे सुरक्षा बल को ज्वाइन करना चाहता है तो किन पदों पर ज्वाइन कर सकता है और क्या प्रक्रिया होती है, संक्षेप में बताएं। इसमें टाइम टू टाइम हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट होते हैं। 2018-19 में अभी जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था और उसके बाद फिर से अब उस पर जब भी वैकेंसी होगी तो उस तरह से रिक्रूटमेंट किया जाएगा। कांस्टेबल के पद पे रिक्रूटमेंट होता है और उसके बाद सब इंस्पेक्टर के पद पे रिक्रूटमेंट होता है और फिर जो हम डायरेक्ट ऑफिसर जो होते हैं सिविल सर्विसेज के माध्यम से तो असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे डायरेक्ट भर्ती होती है। तो इस तरह से 3 माध्यम होते हैं, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट। तो ये 3 पदों पे भर्तियां निकलती रहती हैं, बीच बीच में वैकेंसीज आती रहती हैं और सभी जो हमारे तैयारी करने वाले जो विद्यार्थीगण हैं वो इन पदों को देखते हुए इसकी तैयारी अपने हिसाब से कर सकते हैं। बिल्कुल, अपनी योग्यता के हिसाब से और जिस पद पर वो ज्वाइन करना चाहते हैं उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं और जब भी वैकेंसी आती है इस सेवा में प्रवेश ले सकते हैं। बिल्कुल। और अगर मैं आज के दिन पर, आज रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस है, कोई विशेष संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा संदेश रहेगा सबसे पहले मेरे जो अपने बल सदस्य हैं उनके लिए कि हम सभी 24/7 राउंड द क्लॉक कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा फिर भी ये प्रयास रहना चाहिए कि हम और अधिक मेहनत करके और अधिक ईमानदारी से काम करते हुए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें जो कर्तव्य दिए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का उचित प्रयोग करते हुए हम रेल सुरक्षा बल की छवि को और ऊपर ले जा सकें, इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। इसी के साथ ही मैं जो हमारी जर्नी करने वाले पैसेंजर्स हैं, जो रेल की सेवा का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सर। मैं उनके लिए भी एक संदेश देना चाहूँगा कि रेल आप ही की सेवा के लिए है और हम सभी आपकी सेवा के लिए, केवल मैं नहीं बल्कि रेल में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हम सब मिलके आपकी जो जर्नी है उसको अच्छा बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। हमें आपसे भी उतनी ही उम्मीद रहती है कि आप इस जर्नी के दौरान जो भी समस्या देखते हैं या जैसे सुधार किया जा सकता है उसमें रेल मदद के माध्यम से हमें सूचित करें। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया था और हमारे ऑनरेबल डीजी साहब भी बार बार कहते हैं कि हेल्प अस टू हेल्प यू, तो आप हमें हेल्प कीजिए, आप हमारे कामों में हमारी हेल्प कीजिए और हम तभी आपको हेल्प कर पाएंगे। तो ट्रेन में जर्नी करने वाले सभी लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि आप हमें लगातार सूचित करते रहिए, हमें कांटेक्ट कीजिए, हमें बताइए कि हम कैसे अपनी सेवा को और बेहतर बना सकते हैं और हम इस दिशा में सदैव प्रयासरत रहेंगे। जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने रेलवे सुरक्षा बल के जो कार्य करने वाले हैं उनके लिए भी कहा, संदेश दिया और आम जनता के लिए भी कहा कि किस तरह से आपसी सहयोग के माध्यम से जो हमारी रेल की यात्रा है वो सुरक्षित रह सकती है, हमारी जो रेल की संपत्ति है उसकी हम सुरक्षा कर सकते हैं। साथ ही मैं पुनः बताना चाहूँगी रेलवे के उस नंबर को जिसका जिक्र आपने किया, आपने कहा 139। इस पर अगर किसी तरह की समस्या आती है तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और रेलवे सुरक्षा बल सदैव तत्पर है हम सभी की सुरक्षा, हमारा जो सफ़र है उसे सुरक्षित करने के लिए। आज के दिन की विशेष शुभकामनाएं देते हुए आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी। आपने वक्त निकाला, हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और दर्शकों, आज हमने बात की रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस पर, ख़ास बातचीत थी आज की हमारी और हमने बहुत कुछ जाना कि किस तरह से हम अपने रेलवे की यात्रा को सुरक्षित रख सकते हैं और क्या करती है रेलवे सुरक्षा बल हम सभी के लिए। पर बेहद ज़रूरी है कि हमारा सहयोग भी उसमें हो, हमारा सहयोग इस तरीके से कि जो गतिविधियाँ हमें नहीं करनी चाहिए वो हम बिल्कुल ना करें। और इसके साथ ही आपका सहयोग मांगूंगी अपने कार्यक्रम के लिए। आप हमें ईमेल भेजें, आप हमें ख़त लिखें और बताएं कि कैसा लगता है हमारा ये कार्यक्रम और क्या कुछ नया देखना चाहते हैं कार्यक्रम बिहार बिहान में। और इसके लिए नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@ddkpatna@gmail.com।